Today, we are going towards the topic of understanding electricity. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए चार मेन बेसिक पिलर्स हैं। एक है इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट। तीसरे नंबर पे है हमारे पास इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। और लास्ट में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लाइक दैट। अगर हम चार्ज की बात करें तो हर एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हर एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं और प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और मेटल्स के अंदर वायर्स जैसे कॉपर वायर है या उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे कॉपर वायर्स की बात की जाती है। उसके बाद चार्ज के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं मैथ फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। चार्ज को कैपिटल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। कूलम्स। दूसरे नंबर पे बारी आती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट यानी सिंपल डेफिनेशन अगर कहिए कहें कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो की जो स्पीड है उसको हम करंट कहते हैं। यानी एक सेकंड में किसी वायर में से किसी पॉइंट में से कितना चार्ज गुजरा है वो उसका करंट है। यानी आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या कहा इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स के बहने को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो स्पीड है उसको करंट कहते हैं। यानी एक सेकंड में वायर के किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, जितना चार्ज गुजरा, वो करंट है। और करंट के लिए अगर आप फार्मूला देखेंगे तो करंट विल इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। कहने का क्या मकसद है, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, करंट को आप कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू चार्ज के लिए, ओवर टी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यहां से आपको कहा जाए कि चार्ज का फार्मूला बताएं तो चार्ज आपके पास आई मल्टीप्लाई टी होता है। और अगर आपको कहा जाए कि भाई चार्ज तो मैंने आपको दे दिया, आप बताएं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, तो चार्ज का फार्मूला Q इज इक्वल टू एन टाइम्स ई। और E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम होता है। करंट को हमेशा याद रखिएगा एम्पेयर में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम्स में, और टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है। इस तरह से हम एक ये भी कह सकते हैं कि लाइक पानी के पाइप के बारे में अगर आप थिंक करते हो तो पाइप के अंदर जो पानी वहाँ से पानी के ड्रॉप हैं वो चार्ज है। और जिस स्पीड से वो पानी फ्लो कर रहा है वो उसका करंट है। यानी आप इस एग्जांपल को करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ले सकते हैं कि जैसे अगर आपका पानी का पाइप है तो उसमें से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो पानी बेसिकली चार्ज है जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। कितनी स्पीड से उसके ड्रॉप्स वहां से वाटर ड्रॉप्स मूव कर रहे हैं वो बेसिकली आप करंट के लिहाज से सोच सकते हैं। लेकिन एग्जाम में दो तरह के करंट हम लेते हैं। एक हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, एकदम लेते हैं प्रोटॉन्स के फ्लो की वजह से। तो एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट।
इन दोनों में क्या फर्क होता है? अगर ये आपकी बैटरी है, जो इसमें बड़ी लाइन है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटी लाइन है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। उसको आपने एक रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया, फिक्स्ड रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया। उसको आगे आपने स्विच के साथ जोड़ दिया, और उसके साथ आपने एक सीरीज में एमीटर लगा दिया, और फिर आपने इसको बैटरी के इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है एक्सेस में होंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे, और वो वहां से जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देते हैं। यानी हम ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो करंट होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। जबकि कन्वेंशनल करंट जो होता है, लाइक ओल्ड फिजिक्स कन्वेंशन के मुताबिक, हम हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं। हम क्या कहेंगे? हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेकर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। इसको हम इस फ्लो को कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रा करते हैं, तो एग्जाम में हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में मार्क करनी होती है। कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव आपने नहीं दिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे एग्जाम में यूज़ नहीं होता है। हमारे एग्जाम में सिर्फ कन्वेंशनल करंट यूज़ होता है, जो कि हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो टॉपिक मैं ऊपर दिखा रहा था वो है आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होते हैं? ओवरऑल अगर हम सिंपली देखें तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए या एक धक्का देने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसे आप वोल्टेज कहते हैं। तो एक कॉलम चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी देती है, वो वोल्टेज है। कहने के मकसद क्या है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं कि मैं ये कहूंगा एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू पुश एन इलेक्ट्रॉन or charge in a circuit is called voltage। दोबारा सुन लें मैंने क्या कहा है इसके बारे में, कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने या पुश करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। एक कूलम चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है, वो वोल्टेज होगा। वोल्टेज का सिंबल कैपिटल लेटर वी लिया जाता है, और इसका यूनिट वोल्ट होता है, लेकिन लिखने के लिए आप छोटा वी इस्तेमाल करते हो, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, लाइक दैट। और अगर आप वोल्टेज को डिफाइन करते हो तो आप इस तरह से कहोगे कि वर्क डन ओवर टाइम टेकन ओवर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है, इसका मतलब है कि 1 जूल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू 1 कूलम्ब चार्ज, देन द वोल्टेज विल बी 1 वोल्ट। दूसरी तरफ अगर हम ये कह लें कि एनर्जी ट्रांसफर्ड आपको निकालने के लिए कहा जाता है, तो डब्ल्यू को सब्जेक्ट बना लें। डब्ल्यू इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इस तरह से करके फार्मूला लिखा जा सकता है। या फिर हम इसी को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें क्यू वी को, तो एनर्जी के लिए क्यू वी की जगह आप आई आर भी ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको डाटा किस तरह से दिया गया है। तो एनर्जी को उस हिसाब से डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर टी भी लिया जाता है। एनर्जी के लिए हम फार्मूला को आई स्क्वेयर आर टी लिया जाता है, या फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी भी लिया जाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू
V² ओवर R इंटू टी करके भी लिया जाता है। अब एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या दिया गया है। अच्छा जी। फिर उसके बाद सर आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मैंने लास्ट में लिखा यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम नीचे ही बात कर लेते हैं इस बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आने वाली जो भी एक रुकावट है, एक हम ये कह लें कि एक रेजिस्टेंस है, उसे हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वायर के अंदर हम ये कह लें कि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से स्ट्राइक करते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। और रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो हम आर यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो ओहम होता है, जिसको ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चार पिलर्स के बाद हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ओहम्स लॉ क्या होता है। ओहम्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो ओहम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो किसी भी कंपोनेंट में से गुजरने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, वायर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज जो आपने सप्लाई किया थ्रू बैटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दोबारा सुन लें कि ओहम्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो किसी भी कंपोनेंट में से गुजरने वाला जो करंट है वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी की मदद से अगर आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक इक्वेशन बनाना चाहें तो V इज इक्वल टू आई आर, एक ओहम्स लॉ का फार्मूला सेटल डाउन होता है। यहाँ पे I करंट है, V वोल्टेज है, I करंट है, और R रेजिस्टेंस ली जा रही है। इसमें अगर हम कंपोनेंट्स, अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि जी वोल्टेज और करंट के दरमियान मैं अगर ग्राफ ड्रा करूं, तो अगर कोई वायर है और वो ओहमिक है, ओहमिक मींस उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है और उसमें करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने रजिस्टर लिया है, कोई फिक्स्ड रजिस्टर ले लिया है, या आपने फिक्स्ड वायर ले लिया है रजिस्टर, या कोई फिक्स्ड वायर ले लिया है, वायर ली है, जिसे मैं कहता हूं कि वो ओहम्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो कर रही है, मींस ओहमिक डिवाइस के तौर पे यूज हो रही है, तो उसका जो ग्राफ होगा, अगर आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा किया है तो वो अपने ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन इस तरह से मूव करेगा, जिसका मतलब है कि वोल्टेज आपका एक्स एक्सिस और करंट आपका वाई एक्सिस पे मौजूद है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ज़ीरो ज़ीरो से पास थ्रू करेगा। उसके अलावा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज डबल करने से करंट भी डबल हो जाता है, तो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन आता है। यानी अगर आपके पास 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पेयर है, अगर 2 वोल्ट है, करंट 2 एम्पेयर है, अगर 3 वोल्ट है, करंट 3 एम्पेयर है। तो कहने का क्या मकसद है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो ये इसी तरह से पहला जो केस है रेजिस्टर और वायर का, वो फॉलो अप होता है। दूसरे नंबर पे आता है फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब का मसला ये होता है कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, फिलामेंट बल्ब टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, येलो लाइट का ये बल्ब होता है। अगर आप वोल्टेज और करंट का ड्राफ ड्रा करते हैं, वोल्टेज और करंट का अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये एस शेप्ड बनता है। कहने का क्या मकसद है कि ये यूं करके कुछ यूं बनता है। कहने का क्या मकसद है कि हमारे पास एस शेप्ड कर्व बनेगी। हाई वोल्टेज पर कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है, यानी जैसे जैसे पहले तो आपने इसको रखा, ये फौरी तौर पे करंट इंक्रीज दिखा रहा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो अब वो फ्लैट हो गया, करंट मजीद नहीं बढ़ रहा। और
इसकी वजह से होता क्या है कि करंट बढ़ाने से बल्ब गर्म होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से एटम ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट जो है वो कम होने लगता है। तो करंट फिर इधर आके रुक जाता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है डायोड। डायोड बेसिकली वन साइड पर फ्लैट लाइन होता है और अपोजिट साइड पे शार्प अप साइड दिखाता है। मैं ग्राफ आपके लिए ड्रा करता हूँ कि अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, अगर तो एक तरफ तो ये इस तरह से दिखाएगा कि भाई मैं तो बहुत स्पीड से करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ, दूसरी तरफ ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। कहने का क्या मकसद है, एक साइड पर बिल्कुल फ्लैट लाइन, अपोजिट साइड पर शार्प टर्न अप साइड दिखा रहा है, तो करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में अलो करता है। यानी डायोड का काम क्या है कि एसी सप्लाई में ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो ये सिर्फ पॉजिटिव का फ्लो दिखाता है, नेगेटिव को टोटली स्टॉप कर देता है, इसको फ्लो ही नहीं करवाता है। यानी ये क्या कह सकते हैं कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में अलो करता है और रिवर्स डायरेक्शन में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है और वो करंट को गुजरने ही नहीं देती। तीसरे नंबर पे आता है आपका एल चौथे नंबर पे एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे जैसे लाइट हाई होएगी, लाइट अप होएगी, रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी। यानी आपने सुबह के टाइम जब सूरज निकलना शुरू हुआ तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी लाइट अप, जब रोशनी जैसे जैसे तेज हुई रेजिस्टेंस कम होती गई, रेजिस्टेंस डाउन। इस बात का क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी और करंट ज्यादा गुजरेगा, और करंट उस बेस पे उतना ही ज्यादा गुजरेगा। कहने का क्या मकसद है, जितनी लाइट ज्यादा, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस उतनी कम होएगी। यही काम आपके थर्मिस्टर में होता है। नंबर 5 पे लास्ट कंपोनेंट जो मैं लेना चाहूंगा वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर होता है, जिसमें यह है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, सेम एज इट इज, टेम्परेचर जब बढ़ता है अप जाता है तो रेजिस्टेंस डाउन जाती है। अब जब रेजिस्टेंस डाउन चली गई तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और लाइट और टेम्परेचर सेंसर्स में ये यूज़ होते हैं और करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि थर्मिस्टर में क्या हो रहा है, एलडीआर में क्या हो रहा है, डायोड में क्या हो रहा है, फिलामेंट बल्ब में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखने वाली होती हैं। उसके बाद आता है कि सर्किट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सर्किट की बेसिकली दो मेन टाइप्स हम लोग लेते हैं। एग्जाम के लिहाज से हर साल में सीरीज और पैरेलल सर्किट्स पर कैलकुलेशन आती हैं और उनके रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, उसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ कि मुझे करंट चाहिए, मुझे वोल्टेज चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, और लास्ट में ये मैंने कहना है कि अगर एक बल्ब या एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, इफ वन बल्ब और रेजिस्टेंस ब्रेक्स, टर्न ऑन द फैन प्लीज। कैसे हम गार्डन में रखेंगे। ओके, ऑल राइट, रेजिस्टेंस ब्रेक्स, टर्न ऑन द फैन गाइस। ओके, so for current, when I am taking, okay, in the above I am taking series and parallel section. It is series, it is parallel। अगर हम इन सब के ऊपर बात करें तो हमारे पास जो करंट है वो, जब आप सीरीज में, अगर आप सीरीज में बात कर रहे हैं इसका मतलब आपने रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ा हुआ है, ये सीरीज है। अगर आपने रेजिस्टर्स को इस तरह से जोड़ा हुआ है, एक, दो,
और 3 करके इस तरह से अगर आपने जोड़ा हुआ है तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब आप सीरीज में हैं तो आपको एक चीज बता दूं कि आप कहीं पे भी देखें सेम एवरीवेयर करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है। इस रेजिस्टर में से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 एम्पेयर इंटर हो रहा है तो एंड से भी 3 एम्पेयर ही आउट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके वोल्टेज के ऊपर तो जो शेयर वोल्टेज है वो इन तीनों के दरमियान डिवाइड हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। शेयर्ड बिटवीन ऑल रेजिस्टर्स। उसके बाद अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस टोटल चाहिए आपको, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है कि आर टोटल बराबर है R1 + R2 + R3। तीनों रेजिस्टर्स के लिए आप उसको बराबर रख लेंगे। अच्छा, अगर एक बल्ब या एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो याद रखिएगा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और ऑल ऑफ हो जाता है। ऑल सर्किट ऑफ, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आप पैरेलल की बात करते हो तो यहां जितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं करंट उतना डिवाइड होएगा। करंट स्प्लिट्स इनटू ब्रांचेस, करंट उतना डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज सबको 240, हमारे घर में जितनी भी वायरिंग होती है उसमें ऑल ब्रांचेस के ऊपर सेम वोल्टेज आ रहा होता है, तो सेम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। उसके बाद ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है जब आप ब्रांचेस को ऐड करते हो। फार्मूला फिर भी लिख देता हूं, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी जब ब्रांचेस को आप ऐड करोगे। पैरेलल में लगे रेजिस्टर्स को जब ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो तो वो हमेशा डिक्रीज करती है। और अगर कोई एक बल्ब ऑफ हो भी जाए तो बाकी ब्रांचेस काम करती रहती हैं, मतलब इनमें इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। कहने का क्या मकसद है, अगर आपका फैन खराब हो गया तो लाइट चलती रहेगी, अगर लाइट खराब हो गई तो बाकी गैजेट्स जो हैं वो काम करते रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वाले सीन में चला जाता है। हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इन होम है, घरों में सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलल कलेक्शन में लगाए जाते हैं, क्योंकि हर एप्लियंस को फुल मैन 230 वोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है। हर एप्लियंस को अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए दिया जाता है, और एक एप्लियंस खराब हो भी जाए तो दूसरे चलते रहते हैं। इस तरह से हमारे पास सीरीज और पैरेलल ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो बताने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा हमारे घरों में जो मेनली लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस, अगर उनके बारे में मैं बात करूं तो नम हाई करंट से वायर गर्म हो सकती है और आग वगैरह लग सकती है, इसके लिए सेफ्टी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। तो उनमें नंबर 1 पे जो डिवाइस आता है वो आता है फ्यूज। अब फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक थिन मेटल वायर होती है जो ग्लास ट्यूब के अंदर होती है। अगर सर्किट में लिमिट से ज्यादा करंट आए तो फिर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है और फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और टूट जाती है, पिघल के मेल्ट होके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। स्टैंडर्ड रेटिंग की अगर मैं बात, मैंने क्या बोला है कि एक प्लास्टिक का बना हुआ एक सेक्टर है, उसके ऊपर 2 फैक्टर्स लगे हुए हैं, दरमियान में एक कॉपर वायर लगी हुई है। ये वायर जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाली होती है। जब करंट एक लिमिट से एक्सीड करता है ये फटाफट गर्म होती है और वायर को मेल्ट कर देती है और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें जो नॉर्मल रेटिंग यूज की जाती हैं
वो 3 एम्पेयर है, वो 5 एम्पेयर है, वो 13 एम्पेयर है। नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट से ऊपर वाला फ्यूज चूज किया जाता है हमेशा। जैसे आपको 10 एम्पेयर करंट चाहिए तो 5 एम्पेयर आपके लिए बेकार है, आपको 13 एम्पेयर यूज करना है ताकि आपके लिए वो सूटेबल वर्क कर सके। यानी आपको अगर 4 एम्पेयर करंट चाहिए तो आप 5 एम्पेयर वाला फ्यूज लगाएंगे। अगर 5 से वो एक्सीड करेगा तो वो वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगी। फ्यूज के बाद अगला काम जो आता है वो सर्किट ब्रेकर का आता है। नंबर 2, हमारे घरों में सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। अगर सर्किट ब्रेकर के ऊपर मैं बात करूं तो ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है। जब करंट हाई हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच को ट्रिप्ड यानी ऑफ कर देता है। और एडवांटेज ओवर फ्यूज ये है कि ये मेल्ट नहीं होता, इसको रीसेट यानी दोबारा ऑन किया जाता जा सकता है। और रिस्पांस टाइम काफी फास्ट होता है, यानी फ्यूज के अंदर वायर को मेल्ट करने का वेट किया जाता है, तब जाके सर्किट डिस्कनेक्ट होता है। जबकि सर्किट ब्रेकर के अंदर रिस्पांस वेरी फास्ट होता है। हल्का सा उसमें करंट को रीच किया तो सर्किट ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद आपके पास अर्थ वायर और इंसुलेशन वगैरह इस्तेमाल की जाती है। अर्थ वायर एंड इंसुलेशन, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास 3 किस्म की मेनली हमारी वायरिंग के अंदर वायर्स होती हैं। एक होती है लाइव वायर। अर्थ वायर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका बता दूं। लाइव वायर होती है, एक आपके पास न्यूट्रल वायर होती है, और तीसरे नंबर पे आपके पास अर्थ वायर होती है। हमारे घरों की जो भी वायरिंग्स हैं, याद रखिएगा जो लाइव वायर होती है ये मोस्टली ब्राउन होती है। इसके अंदर 230 वोल्ट आ रहा होता है, हाई वोल्टेज आ रहा होता है कि कैरी कर रही होती है। फ्यूज और स्विच हमेशा लाइव वायर पर लगाए जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्यूज लगाना है या वो बटन या स्विच लगाना है जिससे आप डिवाइस को टर्न ऑन टर्न ऑफ करोगे, वो हमेशा लाइव वायर पर लगाए जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रल वायर जो होती है ये मोस्टली ब्लू इन कलर होती है और सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, यानी अगर आपका हाथ टच हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अर्थ वायर की अगर बात करूं तो अर्थ वायर जो है वो या तो ग्रीन हो सकती है या फिर येलो हो सकती है। इसका काम क्या होता है कि हमारे पास जब येलो या ग्रीन वायर की क्यों लगाई जाती है कि मेटल बॉडी का जो भी एप्लियंस है उससे इसको कनेक्ट किया जाता है कि अगर लाइव वायर लूज होकर मेटल की केसिंग के उसके साथ टच हो जाए तो करंट अर्थ वायर के जरिए जमीन में चला जाता है और फ्यूज ब्लो कर जाता है और यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता जो मेटल केसिंग एप्लियंस यूज करता है। उसके बाद सर डबल इंसुलेशन के ऊपर बात करें, अगर ये जो इंसुलेशन वाला पार्ट था इसके ऊपर मैं अगर बात करूं तो इंसुलेशन का मतलब ये है कि जिन एप्लियंसेस को आउटर केसिंग प्लास्टिक का होता है, नो मेटल एक्सपोज यानी बाहर से मेटल एक्सपोज होता ही नहीं है, उनको अर्थ वायर की जरूरत नहीं होती। इस पर सिंबल स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर डाला जाता है, यानी अगर आप देखें ना इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से सिंबल बना होता है कि भाई इसको अर्थ वायर नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह का स्क्वायर सिंबल भी अप्लायंसेस के ऊपर लगा होता है। उसके बाद सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर और पावर कैलकुलेशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी हीट लाइट मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो पावर का मेन फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर का वो होता है करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज। current flowing through a circuit times voltage supplied to the circuit at ends there.
तो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई वी देयर। और इसी पावर को अगर हाँ, मेजर करने के लिए हम यूनिट नॉर्मल पावर की तरह वाट का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पावर का कोई और फार्मूला देखना चाहें तो जस्ट वी आई को ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, तो इस वी की जगह आई आर पुट करें तो पावर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। अगर आप इस फार्मूला के मुताबिक आई को निकाल लें वी ओवर आर, और इस आई की जगह वी ओवर आर पुट करें तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर हो जाता है। हमेशा याद रखें कि टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अगर उसने आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 टाइम्स 60 3600 सेकेंड्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 3600 के साथ आवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो टाइम आपका सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ एसी और डीसी के बारे में कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, तो एसी और डीसी के बारे में अगर बात करें तो डीसी वो है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको हम डीसी कहते हैं। इसके सॉरी डीसी कहते हैं। और डीसी के बारे में जो सोर्स होता है, जितनी भी चार्जिंग बैटरीज हैं वो डीसी करंट लेती हैं। जो जितने भी सेल्स हैं जो हम घड़ियों में डालते हैं, रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में डालते हैं, रिमोट्स वगैरह में, सोलर पैनल्स हैं, वो सारे के सारे डीसी करंट के साथ बात करते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह। और यूके में जो मेंस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है वो डीसी के लिए किसी किस्म की एप्लीकेप्लाइड नहीं है। दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें आपके लिए, तो अल्टरनेटिंग करंट वो है जो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, चेंज करता है। मैन पावर्स जो है वो सॉकेट्स, पावर सॉकेट, मैन पावर, जितने भी सॉकेट्स आपके घर में लगे हुए हैं वो एसी पावर सप्लाई रखते हैं। और जितने भी जनरेटर्स हैं वो सारे के सारे एसी में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। उनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो सकते हैं। अब याद रखिएगा इनके लिए जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये सर आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का से रिलेटेड एक सर मेरा एक क्वेश्चन था सर इसमें। टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चंस जो एग्जाम सर में मेरा पूछे एक जाते हैं उनको अगर क्वेश्चन था देखना सर चाहूँ, पहले। जैसे ये कहता हूँ कि जी एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका वोल्टेज सॉरी सर आपको इंटरप्ट करूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, 30 ये वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? आप कुछ कह रहे हैं? जी सर मैं कह रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, आपने बताया ना जैसे ये एसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो जी, सर ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ये वेव्स के सेक्शन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक तरफ बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट्स में से कितनी वेव्स पास थ्रू कर रही हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। ये हमारा वेव्स वाला यूनिट 2 सेक्शन आएगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन थी कि जी आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो बिजली आ रही है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, तो वो बताइए। ठीक है सर। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ लेट सपोज कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको ऑपरेट करने के लिए मैंने आपको 230 वोल्ट वोल्टेज दिया है। और ये 8 एम्पेयर करंट ले रहा है। करंट कितनी ले रहा है ये? 8 एम्पेयर। मैं कहता हूँ कैलकुलेट करें इसकी, एक तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। मैं क्या कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको आप 230 वोल्ट दे रहे हो, करंट उसमें से 8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। आप मुझे इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। आप मुझे पावर रेटिंग यानी पावर कैलकुलेट करके दो, पावर कैलकुलेट करके दो। और एनर्जी सप्लाइड इन 5 मिनट्स, एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम फॉर 5 मिनट्स दिया हुआ है। अब आप ऊपर दिए गए जितने भी एक्सप्लेन फार्मूलाज हैं उनको यूज करते हुए इन सारी चीजों को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से R इज इक्वल टू V ओवर I, यानी 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8, 230 डिवाइडेड बाई 8
तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगी जो मुझे इस फॉर्म में चाहिए। तो 230 डिवाइडेड बाई 8 मेरे पास आ रहा है 28.75 ओहम। दूसरी दफा मुझे पावर चाहिए, तो पावर का फार्मूला मुझे क्या पता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, P इज इक्वल टू VI। तो वोल्टेज में जो दिया हुआ है 230 टाइम्स 8 कर लूं तो पावर मेरे पास आ रहा है 1840 वाट। 1840 वाट, इसको किलो वाट में लिखना चाहूं तो 1.84 किलो वाट लिख सकता हूं। अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का मुझे पता है कि पावर इनटू टाइम होता है। तो टाइम को पहले इस 5 मिनट को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 5 × 60 विल इक्वल टू 300 सेकेंड्स। तो एनर्जी मुझे पता है कि पावर मल्टीप्लाई टाइम है, इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर मैंने निकाला है 1840, 1840 टाइम्स 300। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 552 टाइम्स 552 विद ट्रिपल जीरोस जूल हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। या अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है जो कंज्यूम करता है इन नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट 4.2 एम्पेयर, 4.2 एम्पेयर करंट वो फ्लो करना दे सकता है। आपके पास तीन फ्यूज मौजूद हैं, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 13 एम्पेयर। आप कौन से फ्यूज को प्रेफर करोगे? तो उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि हम 5 एम्पेयर को चूज करेंगे। रीजन क्या होगी कि 3 एम्पेयर का जो फ्यूज है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल करंट 4.2 पर ही फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो 13 एम्पेयर बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। अगर डेंजर करंट जैसे 8 एम्पेयर आए तो भी 13 एम्पेयर मेल्ट नहीं होगा और एप्लियंस जो है वो जल जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल करंट से जस्ट नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू वाला 5 एम्पेयर वाला फ्यूज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने करने की कोशिश की है। आई होप कि मुझे आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। जस्ट 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम अगली क्लास शुरू करते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। आप सर। अल्लाह हाफिज।